जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड 2026 की परीक्षा बहुत करीब में है। दिन प्रतिदिन एक एक दिन कम ही होता जा रहा है और परीक्षा की तैयारी के क्रम में हिंदी और इंग्लिश के लिए, सामान्य हिंदी और इंग्लिश के लिए आपका अपना चैनल टारगेट विद जितेंद्रा पूरी तरीके से तत्पर है और सदैव आपकी सेवा में उपलब्ध है। तो इस परीक्षा की तैयारी के क्रम में आज मैं आप लोगों के लिए सामान्य हिंदी का पेपर लेकर के आया हूं। कक्षा 12 में एकदम से वायरल पेपर है। सेट ये 16वां है और पेपर में छपने वाला प्रश्न है पूरी तरीके से। तो इससे पहले की क्लासेस को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो समस्त क्लासेस को ज़रूर देखिए, जिससे कि आपको बेहतर मिल सके। और साथ ही साथ इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। चलिए हम चलते हैं पहले प्रश्न से और देखते हैं कि क्या है। तो निर्देश तो वही रहेगा जो सब रहता है कि 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिए गए हैं। प्रश्न पत्र आपका 2 खंडों में विभक्त है, जिसमें हम लोग अगर देखते हैं पहले खंड से खंड का, और खंड का में पहला प्रश्न जो आपका होता है, इस पहले प्रश्न का 5 बहुविकल्पीय होता है, जिसमें पहला प्रश्न कह रहा है का नंबर की ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक थे। कौन था? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, या फिर बालकृष्ण भट्ट, या प्रताप नारायण मिश्र, या फिर कार्तिक प्रसाद खत्री। तो बच्चों, जो ज्ञानोदय पत्रिका है ये है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जवाब देते रहिए और बताते रहिए कि आपका कुल कितना सही गया है। तैयारी इसी प्रकार से मजबूत होती रहेगी आपकी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न हम लोगों का कह रहा है कि द्विवेदी युग के लेखक हैं। द्विवेदी युग का लेखक कौन है? सदल मिश्र हैं, या फिर मोहन राकेश हैं, या अध्यापक पूर्ण सिंह जी हैं, या रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो द्विवेदी युग के लेखकों में अगर हम लोग देखें बच्चों, तो द्विवेदी युग के लेखक में अध्यापक पूर्ण सिंह जी हैं और रामचंद्र शुक्ल जी अपने शुक्ल युग के लेखक हैं। इसके बाद में चलते हैं प्रश्न संख्या 1 का गा। 1 के गा में पूछ रहा है कि ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है? कौन से विधा की है ध्रुव स्वामिनी? ध्रुव स्वामिनी क्या एक कहानी है, या फिर नाटक है, या फिर उपन्यास है, या आत्मकथा है? तो बच्चों, ध्रुव स्वामिनी की अगर बात करें तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, ये एक ही लेखक के ये सभी हैं नाटक। और उस लेखक का नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि कौन है ध्रुव स्वामिनी के लेखक। अब चलते हैं प्रश्न संख्या घा। 1 का घा कह रहा है कि विकलांग श्रद्धा का दौर निबंध संग्रह के लेखक हैं। कौन है? विकलांग श्रद्धा का दौर इस निबंध संग्रह के लेखक डॉक्टर नगेंद्र हैं, या हरिशंकर परसाई जी हैं, या जैनेन्द्र कुमार जी हैं, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो बच्चों, अगर हम इसमें देखें तो इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी, विकलांग श्रद्धा का दौर। 1 का अंगा नंबर कह रहा है कि हिंदी के प्रथम डायरी लेखक हैं धीरेन्द्र वर्मा जी हैं, या फिर सुंदरलाल त्रिपाठी हैं, या घनश्याम दास बिड़ला हैं, या नरेंद्र देव शास्त्री वेद तीर्थ जी हैं। तो बच्चों, अगर हम इनमें बात करें तो धीरेन्द्र वर्मा जी प्रथम डायरी लेखक माने गए हैं, और इनकी जो डायरी है जिसका नाम है वो है मेरी डायरी। क्या नाम इन्होंने लिखा था? मेरी डायरी नाम से इन्होंने अपनी पहली डायरी लिखी थी और इसीलिए प्रथम डायरी लेखक माने जाते हैं। फिर यहाँ से अब शुरू हो जाता है काव्य। तो काव्य में क्या कह रहा है बच्चों? काव्य में आपसे पूछ रहा है कि भारतेंदु युगीन कवि हैं। कौन है भारतेंदु युग के कवि? जयशंकर प्रसाद जी हैं, या भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, या मैथिली शरण गुप्त जी हैं, या फिर प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। तो बच्चों, इसमें जो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं यही भारतेंदु युगीन लेखक भी हैं और कवि भी हैं। दूसरे का खा कह रहा है कि छायावाद युग की कृति है। कृति मतलब रचना, यानी छायावाद युग की रचना कौन सी है? साकेत है, या फिर कामायनी है, या प्रिय प्रवास है, या रामचंद्रिका है। तो साकेत की बात करें तो इसके रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त जी, और मैथिली शरण गुप्त जी जो इसके रचनाकार हैं, गुप्त जी हैं कौन से युग के? तो गुप्त जी हैं द्विवेदी युग के। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, ये भी द्विवेदी युग के हैं, हरियोध जी हैं इसके।
और रामचंद्रिका कौन है बच्चों? तो रामचंद्रिका के रचनाकार हैं केशवदास जी। कौन है? केशवदास जी हैं। केशवदास जी हैं और केशवदास जी रीतिकाल के हैं। कामायनी, कामायनी हैं जयशंकर प्रसाद जी इसके रचनाकार, और प्रसाद जी की ये जो कामायनी कृति है ये छायावाद युग की है। दूसरे का गा कह रहा है कि पवन दूतिका काव्यांश के रचयिता हैं। पवन दूतिका किसने लिखा है? महादेवी वर्मा जी ने लिखा है, या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध ने, या जयशंकर प्रसाद जी ने, या सुमित्रानंदन पंत जी ने। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि पवन दूतिका जो काव्यांश है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी द्वारा रचित प्रिय प्रवास में से लिया गया है। इसके बाद में घा नंबर कह रहा है बच्चों कि प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषता नहीं है। प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषता क्या नहीं है? अतिबौद्धिकता, या फिर व्यक्तिवाद, या प्रकृति का मानवीकरण, या उपमानों प्रतीकों की नवीनता। तो बच्चों जो प्रकृति का मानवीकरण है ये छायावाद युग की विशेषता है। कौन से युग की है? छायावाद युग की ये विशेषता है। और यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है कि नहीं है, तो यही आपका प्रयोगवाद का नहीं है। इसके बाद में चलते हैं प्रश्न संख्या 2 का अंगा, और 2 का अंगा आपसे बहुत शानदार प्रश्न पूछा गया है कि समन्वय पत्रिका के संपादक रहे हैं। समन्वय पत्रिका के संपादक कौन हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, या फिर धर्मवीर भारती जी हैं। कौन है बच्चों? तो समन्वय पत्रिका के संपादक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। आपका पहला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पत्र पत्रिकाएं एक साथ आपको बता देंगे, आप उन्हें देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 आपका कह रहा है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब गद्यांश एक दिया गया और उससे संबंधित प्रश्नों का आपको उत्तर देना है, जिसमें क्या कह रहा है? जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए आज भी अजर अमर हैं। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। अब इसके बाद में क्या कह रहा है? प्रश्न इसमें से पूछा गया है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। उपर्युक्त गद्यांश का पाठ क्या है और इसके लेखक कौन है? तो भैया क्या है? प्रस्तुत गद्यांश का के पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है, और इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। अब इसके बाद में आपसे रेखांकित अंश की व्याख्या पूछा गया है, और रेखांकित अंश है जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। तो चलिए देख लेते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या कह रहे हैं हम लोग। व्याख्या कैसे करेंगे? मनुष्य ने अपनी भूमि के साथ तादात्म्य स्थापित किया हुआ है तथा विभिन्न दृष्टियों से एक रूपता बनाई हुई है। जब तक राष्ट्र रहेगा और राष्ट्र की प्रगति होती रहेगी, तभी तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी रहेगा। इतिहास में अनेक परिवर्तन अर्थात उतार चढ़ाव होते रहे हैं, किंतु राष्ट्र के निवासी नई उठती लहरों से भी आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील हैं। अब इसके बाद में चलते हैं, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? तो तीसरा प्रश्न कह रहा है राष्ट्र निवासी जेन नहीं बच्चों, जन होना चाहिए। जन ने किसके साथ तादात्म्य स्थापित किया है? राष्ट्र लोगों ने किसके साथ अपना तादात्म्य स्थापित किया है? तो भैया राष्ट्रीय जन ने भूमि के साथ अपना तादात्म्य स्थापित किया है, प्राप्त किया है। इसके बाद में आप लोगों से चौथा इसका पूछा जा रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक की किस गद्य विधा की रचना है। मतलब जो ये प्रस्तुत गद्यांश है ये लेखक की किस गद्य विधा की रचना है? तो बच्चों ये वर्णनात्मक गद्य विधा की रचना है। कौन सी गद्य विधा की? वर्णनात्मक है।
और इसके बाद इसमें पांचवा पूछ रहा है संततवाही और अजर का शब्दार्थ लिखिए। तो तादा, एक मिनट, यहाँ तो उल्टा हो गया। संततवाही मतलब निरंतर चलने वाला, और अजर मतलब जो कभी बूढ़ा ना हो, अर्थात क्षय रहित, जो बूढ़ा ना हो। ये तादाद में नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पर संततवाही मतलब लगातार या निरंतर होता है। अथवा मान लो आप इसे नहीं कर पा रहे हैं, तब क्या करेंगे? तो आपको करना क्या है? न्यूनतम में गुजारा करने और जीवन के बिताने में भी निश्चित रूप से कोई हर्ज नहीं है। महात्मा गांधी ने ऐसा ही जीवन जिया था, लेकिन जैसा कि उनके साथ था, आपके मामले में भी यह आपकी पसंद पर निर्भर करता है। आपकी ऐसी जीवन शैली इसलिए है क्योंकि इससे वह तमाम ज़रूरतें पूरी होती हैं जो आपके भीतर की गहराइयों से उपजी होती हैं। लेकिन त्याग की प्रतिमूर्ति बनना और ज़ोर ज़बरदस्ती से चुनना, सहने का गुणगान करना अलग बातें हैं। हमारी युवा शक्ति से संपर्क करने के मेरे फैसले का आधार भी यही रहा है। अब देखते हैं इससे संबंधित क्या प्रश्न है। तो इससे संबंधित प्रश्न है बच्चों, पहला प्रश्न है दिए गए गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नामोल्लेख कीजिए। तो शीर्षक क्या है? हम और हमारा आदर्श। और लेखक कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कह रहा है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में देखिए, इसका अर्थ है कि बहुत कम साधनों में भी जीवन जीना गलत नहीं है, बशर्ते व्यक्ति अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं को संतुलित रखे। सादगी और संयम से जीवन बिताना सम्माननीय हो सकता है, जैसा कि महात्मा गांधी जी ने किया था। तीसरा प्रश्न इसमें से कह रहा है कि मनुष्य को किस प्रकार की जीवन शैली अपनाना चाहिए। कैसी जीवन शैली होनी चाहिए मनुष्य की? तो भैया मनुष्य को सादगी, संयम और आवश्यकता के अनुसार जीवन अपनाना चाहिए। जरूरत से ज़्यादा भोग विलास और अत्याचार से दूर रहकर संतुष्ट और सरल जीवन जीना श्रेयस्कर होता है। फिर इसके बाद में क्या कह रहा है? चौथा नंबर। तो चौथा नंबर इसमें कह रहा है कि लेखक महात्मा गांधी के जीवन का उदाहरण देकर क्या स्पष्ट करना चाहता है। तो लेखक यह दिखाना चाहता है कि गांधी जी ने स्वयं न्यूनतम साधनों में जीवन व्यतीत किया और सादगी को महत्व दिया। उनका जीवन यह सिद्ध करता है कि वास्तविक सुख और सफलता भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि आत्मसंतुष्टि और त्याग में होती है। इसके बाद पांचवा आप लोगों का कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहता है। तो जीवन में क्या बताना चाहता है कि जीवन में सादगी, संयम और अपनी आवश्यकताओं को समझना महत्वपूर्ण है। जबरदस्ती त्याग को आदर्श बनाना सही नहीं है, बल्कि अपनी पसंद और परिस्थितियों के अनुसार संतुलित जीवन जीना चाहिए। युवा पीढ़ी को भी सादगी और आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित करना ही लेखक का उद्देश्य है। इसी के साथ बच्चों हम लोग तीसरा प्रश्न समाप्त कर चुके। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, समझ लीजिए यही आप हमें गुरुदक्षिणा स्वरूप दे रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 आपका कह रहा है दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है। क्या कहा कि अपने जीवन रस को देकर के, अर्थात सबको मतलब अपने जीवन के सबसे प्रियतम समझ करके जिसको हमने बहुत प्रयासों से पालन पोषण जिसका किया है, क्या वह केवल हमारे दुखों की झरते हुए आंसुओं की एक माला के समान है। वह रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है, वह मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। मतलब वो लोग मुर्दे के समान हैं जिन्हें प्रेम एक अनुभव मतलब अनुभव रस का कैसा है, कटु कड़वा प्याले के रूप में लगता है, और वह मुर्दे हैं जिन्हें प्रेम सम्मोहनकारी विष के समान लगता है। इसके बाद में
अब यहाँ पर आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है। इसमें से पहला प्रश्न कह रहा है कि उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। तो भैया प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड के कौन से पाठ से है, कौन सा शीर्षक है, ये आप लोगों को बताना है। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि ये कौन सा है। अगर आप लाइव में जुड़े हैं तो लाइव में बताइए, और बाद में देख रहे हैं तो बाद में बताइए। नामक शीर्षक से लिया गया, शीर्षक का नाम बताना है। इसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं। चलिए मैंने आपको थोड़ा सा आसान कर दिया है जिससे आप बता ले जाएं, आसानी से, बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। अब इसमें फिर कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश का अर्थ क्या है कि जो लोग प्रेम को केवल कड़वा अनुभव मानते हैं, जिनके लिए प्रेम का हर पल दुख और कष्ट से भरा होता है, वे वास्तव में प्रेम के असली रस से वंचित और आंतरिक रूप से रोगी हैं। मतलब प्रेम का असली रस नहीं जानते हैं और कैसे हैं, तो वे रोगी के समान हैं। प्रेम को कटुता से देखना प्रेम की सही समझ ना होने की निशानी है। मतलब प्रेम को कटुता से देखना क्या है, तो प्रेम की सही समझ ना होने की एक निशानी के रूप में है। अब फिर तीसरा इसमें से पूछ रहा है कि कवि ने किन्हें मुर्दा कहा है। तो भैया कवि ने उन लोगों को मुर्दा कहा है जिन्हें प्रेम का सम्मोहन नहीं है, जिन्हें प्रेम का नशा नहीं है, उन्हें मुर्दा कहा है। अर्थात जो प्रेम की मस्ती, उसका आनंद और उसका उन्माद अनुभव नहीं कर पाते, वह जीवन में मृत व्यक्तियों के समान है। चौथा इसमें कह रहा है कि अवसाद और सम्मोहन शब्दों के अर्थ लिखिए। तो अवसाद का अर्थ होता है दुख, निराशा या ग्लानि, और सम्मोहन का अर्थ होता है मोहित करने वाला, आकर्षण, नशा, या फिर जो मन को बांध ले। और इसमें से पांचवा प्रश्न आपका कह रहा है कि कवि के अनुसार जीवन की सार्थकता किसमें निहित है। तो भैया कवि के अनुसार जीवन की सार्थकता प्रेम के अनुभव, उसके रस और उसके सम्मोहन में है। जो व्यक्ति प्रेम की मिठास और गहराई को महसूस करता है, वही जीवन का वास्तविक आनंद लेता है। केवल आंसू या कड़वे अनुभवों में उलझे रहना जीवन की व्यर्थता है। अथवा, अथवा क्या कह रहे हैं, अथवा में है जो प्यारे मंजु उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा क्वड़ित करना वेणुसा कीचकों को, यो होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुच से दीर्घ उत्कंठ होती। क्या कहा, राधिका जी कह रही हैं पवन से कि अगर हमारे प्यारे अर्थात श्री कृष्ण जी सुंदर से किसी छोटे बगीचे या बाग में खड़े हों, छोटे से बगीचे या बाग में खड़े हों, तो वहाँ पर जा कर के जो बेड़ू है अर्थात बांस के बीचों में, बांसों की जो बंसी है, बांसों के बीच में जा कर के उसे बंसी के समान बजा देना। इस प्रकार से उनको सभी गोपियों की सूरत हो जाएगी, याद हो जाएगी, और वह सोचेंगे, उन्हें याद आ जाएगा कि जितनी भी बंसी की ध्वनि को सुनने के लिए कितनी ज़्यादा उत्कंठित हैं, कितनी ज़्यादा परेशान हैं गोपियाँ। ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। क्या कहा कि कोई कमल का पुष्प ले आना, कमल की पंखुड़ी ले आना, और मेरे श्री कृष्ण के सामने, मेरे श्याम सांवले के सामने उसे थोड़ा थोड़ा अधिक से अधिक जल में व्यग्र होकर के, व्यथित होकर के डुबाते जाना। यों देना ये भगिनी जतला एक अम्भोज नेत्रा। इस प्रकार से हे बहन, उन्हें ये बतला देना कि एक कमल नेत्रों वाली, कमल के समान नेत्रों वाली आँखों को हो विरह विधुरा वारी में बोरती है। आपके विरह में अपने आँखों को इस वारी में, जल में, आश्रु वारी में डुबो रही है। पहला प्रश्न इसमें से कह रहा है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो भैया उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ क्या है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड के पवन दूतिका नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी हैं। फिर इसमें कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या में कह रहा है कि इसका अर्थ है कि जैसे सभी गोपियां कृष्ण की वंशी की धुन सुनने के लिए दीर्घकालीन उत्कंठा रखती हैं, अर्थात चाहत रखती हैं, वैसे ही कृष्ण को भी मेरी याद आ जाएगी। वंशी की धुन उनके कानों में मेरे प्रेम की
लाह लगाए रखती है और मेरी याद भी उनके लिए वही काम करेगी। फिर इसमें तीसरा कह रहा है कि राधा जी श्री कृष्ण को पवन दूतिका से अपनी याद किस प्रकार दिलाने को कहती है। तो राधा जी क्या कहती है कि पवन, तुम मंज उपवन यानी सुंदर बगीचे में या वाटिका में खड़े होकर के वंशी की ध्वनि की तरह कीचक अर्थात बांस की नली में ध्वनि भर देना। और क्या कह रही हैं कि कमल की पंखुड़ियों को श्याम अर्थात कृष्ण के सामने लाना और उन्हें जल में थोड़ा थोड़ा डुबाते जाना, जैसे आंखें विरह के जल में डूब रही हैं। इस प्रकार पवन कृष्ण तक उनकी विरह व्यथा और प्रेम की याद को दिलाएगा। चौथा क्या कह रहा है इसमें? चौथा कह रहा है कि भगनी और कीचक के शब्दार्थ लिखिए। तो भगनी का मतलब होता है बहन यानी सखी या सहेली, और कीचक का अर्थ होता है बांस की नली। यहाँ वंशी का संकेत है, बांसुरी के लिए कहा गया है कीचक शब्द। फिर इसमें से पांचवा आपका कह रहा है कि वेणुसा शब्द में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है। तो भैया उपमा अलंकार है, मतलब वेणुसा अर्थात बांसुरी की तुलना सा यानी समान से की गई है, बांस के समान से की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। इस प्रकार से चौथा प्रश्न भी समाप्त हुआ। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, इसे आप लोग शेयर अधिक से अधिक करते रहिए, और सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी करते रहिए। चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 का निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। जिसमें अधिकतम शब्द सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 80 शब्द होना चाहिए। जिसमें है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी, हरिशंकर परसाई जी हैं और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय में क्या है। हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला के अंतर्गत जमानी नामक स्थान पर सन 1922 ईस्वी में हुआ था। आरंभ से लेकर स्नातक तक इनकी शिक्षा मध्य प्रदेश में ही हुई। नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। परसाई जी ने कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य भी किया है। अध्यापन कार्य के साथ इन्होंने साहित्य सृजन आरंभ किया। साहित्य सृजन में बाधक जानकर नौकरी को तिलांजलि देकर ये स्वतंत्रता पूर्वक साहित्य सृजन के कार्य में जुट गए। ये देखिए यहाँ पर जो नाव वगैरह देख रहे हैं, ये थोड़ा सा बेटा मिसप्रिंट की वजह से हो गया है। जबलपुर से वसुधा नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका का संपादन और प्रकाशन आरंभ कर दिया, परंतु आर्थिक घाटे के कारण उन्हें पत्र का प्रकाशन बंद कर देना पड़ा। इनकी रचनाएं साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग आदि पत्रिकाओं में नियमित रूप से प्रकाशित होती रहती थी। परसाई जी ने व्यंग्य प्रधान ललित निबंधों की रचना की है। ऐसा सशक्त रचनाकार 1995 ईस्वी में हमसे विदा हो गया। इसके बाद में रचनाओं में देखें तो रचनाएं क्या क्या कह रहे हैं भैया। रचनाओं में देखिए, परसाई जी ने अपनी कहानियों, उपन्यासों तथा निबंधों में व्यक्ति और समाज की कमजोरियों, विसंगतियों और आडंबरपूर्ण जीवन पर गहरी चोट की है। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्न प्रकार हैं। जैसे कहानी संग्रह में इन्होंने लिखा है हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे। उपन्यास में अगर हम लोग देखें तो इनका प्रमुख उपन्यास है रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज। ये दोनों सभी पूछे जाने वाली रचनाएं हैं। निबंध देखें तो भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, तब की बात और थी, पगडंडियों का जमाना, सदाचार की ताबीज, शिकायतें मुझे भी थीं और अंत में। ये इनकी निबंध संग्रह है। साहित्यिक योगदान की अगर हम बात करें तो हरिशंकर परसाई जी को अपने छात्र जीवन से ही साहित्य से विशेष लगाव रहा है। अतः अध्ययन समाप्ति के साथ ही इनका साहित्यिक जीवन आरंभ हो जाता है। इन्होंने उपन्यास, कहानी तथा निबंध लिखकर हिंदी की सेवा की है। ये एक संवेदनशील व्यक्ति हैं। समाज में व्याप्त विसंगतियों और आडंबरों से वे कराह उठे। उसी कराहट के साथ जो उच्छ्वास निकले हैं वे व्यंग के छींटे बन गए। फिर क्या कह रहे हैं?
भूत के पांव पीछे, सदाचार की ताबीज तथा निठल्ले की डायरी जैसे निबंधों और रानी नागफनी की कहानी तथा तट की खोज आदि उपन्यासों में इनकी यह प्रवृत्ति स्पष्टतः देखी जा सकती है। अपनी विभिन्न रचनाओं में प्रत्यक्ष रूप से हास्य तथा विनोद की अवधारणा करते हुए भी इन्होंने परोक्ष रूप से समाज, राजनीति, संस्कृति आदि पर तीखे व्यंग किए हैं। गद्य में संग्रहित निंदा रस दूसरी कोटि में आता है। यह समाज के अधिकांश व्यक्तियों पर सटीक भी बैठता है। समाज के अधिकांश लोग निंदा करते रहते हैं, तो उससे समाज के अधिकांश लोगों पर सटीक भी बैठता है। अब खा नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए और अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द ही होना चाहिए। कौन कौन है इसमें? तो इसमें है महादेवी वर्मा जी, मैथिली शरण गुप्त जी और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी। चलिए हम लोग देख लेते हैं महादेवी वर्मा जी की। वेदना की साकार मूर्ति श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद नगर में हुआ। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद सहाय था। महादेवी वर्मा जी की आरंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। सन 1916 ईस्वी में आपका विवाह रूप नारायण वर्मा के साथ हो गया। मतलब 1907 में पैदा हुई, 16 में शादी हो गया, 9 वर्ष की आयु में। विवाह के पश्चात ही महादेवी ने मैट्रिक, एफए तथा एमए की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। कुछ समय तक चांद नामक पत्र का संपादन किया और इसके पश्चात प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्रधानाचार्य पद को सुशोभित किया। आपने साहित्य संसद नामक संस्था की स्थापना भी की और इसके माध्यम से हिंदी लेखकों की सहायता का प्रशंसनीय कार्य भी किया। महादेवी जी को नीरजा पर 500 रुपये का सक्सेरिया पुरस्कार तथा यामा पर 1200 रुपये का मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। महादेवी जी उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य भी रहीं। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण अलंकार से अलंकृत किया गया था। 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया और इसी वर्ष इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भारत भारती पुरस्कार भी दिया गया। कब? तो 82 में। 1987 ईस्वी में इनका परलोकवास हो गया। साहित्यिक योगदान देखें तो क्या कह रहा है? महादेवी वर्मा जी छायावाद तथा रहस्यवाद की प्रमुख कवयित्री हैं। आरंभ में वे सूर, तुलसी, मीरा के भक्ति पदों से प्रभावित होकर ब्रज भाषा में रचना करती थी, किंतु कुछ दिनों के बाद वह अपनी राष्ट्रीय चेतना और वेदना के भावों को लेकर खड़ी बोली में अवतीर्ण हुई और धीरे धीरे प्रसाद, पंत, निराला की भांति इस युग में प्रविष्ट हो गई एवं प्रकृति के नाना रूपों में अपने विभिन्न भावों का समावेश भी कर दिया। अब हम लोग चलते हैं इनकी और चीज़ों के बारे में। तो भावुकता युक्त कविताओं के कारण अपनी विशिष्ट पहचान बनाने वाली कवयित्री महादेवी वर्मा ने मैट्रिक उत्तीर्ण करने के पश्चात ही काव्य रचना शुरू कर दिया था। करुणा एवं भावुकता उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग थे। जहाँ एक ओर उनके काव्य में इन भावनाओं की अभिव्यक्ति हुई है, वहीं दूसरी ओर उनकी ये भावनाएं संपर्क में आने वाले पीड़ित एवं दुखी व्यक्तियों को भी उनके प्रेम एवं सहानुभूति से प्रभावित करने लगी। महादेवी जी का नाम छायावादी काव्यधारा के कवियों की श्रेणी में एक वरिष्ठ कवयित्री के रूप में लिया जाता है। इनकी रचनाएं सर्वप्रथम चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई। महादेवी जी आधुनिक युग की सर्वश्रेष्ठ कवयित्री भी हैं, ये भी ध्यान रखना है। उन्होंने रहस्यवाद की सभी शैलियों को अपनाकर वेदना के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के संबंध को जिस कलात्मक ढंग से व्यक्त किया है वह अनुपम है। रहस्यवाद क्या है? आत्मा और परमात्मा का संबंध प्रकट करना ही रहस्यवाद है। रचनाओं में देखें बच्चों तो महादेवी जी ने गद्य तथा पद्य दोनों में श्रेष्ठ रचनाएं की
और इनकी प्रसिद्ध रचनाएं निम्नलिखित हैं, जिसे काव्य में है निहार है, रश्मि है, नीरजा है, सांदगीत, दीपशिखा, यामा आदि। निबंध संग्रह में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ। और आलोचना में क्या है, तो आलोचना में है हिंदी, आलोचना ग्रंथ में हिंदी का विवेचनात्मक गद्य। अब पांचवा प्रश्न कंप्लीट हुआ। एक बार सभी लोगों को क्या करना है, तो अगर अब तक लाइक नहीं है तो लाइक करना है, साथ ही साथ शेयर करना है, और शेयर करने के साथ साथ न्यू सब्सक्राइबर पर भी ध्यान देते रहना। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं छठवें प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 6, लाठी अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द होना चाहिए। पंचलाइट, उत्तर देखते हैं। पंचलाइट रेणु यानी फणीश्वर नाथ रेणु जी की आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव का परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचलाइट। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज समझते हैं। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंधन कर चले। सभी उत्साहित हैं, परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन, क्योंकि कोई जलाना जानता ही नहीं है। सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते। इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है। वह गांव की मुनरी नामक युवती से प्रेम भी करता है। मुनरी की मां ने पंचों से गोधन की शिकायत किया था कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। भाई जब प्रेम करता है तो सिनेमा वाला गाना गाता था, तो मुनरी की मां ने क्या किया था, शिकायत कर दिया था। इस कारण पंचों ने उसे जाति से निकाल रखा है। मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है, लेकिन अब डायरेक्ट कह दे तो भी दिक्कत, तो इसलिए उसने क्या किया, वह चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है। पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं और वह पंचलाइट को जला भी देता है। मुनरी की मां गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन को निमंत्रण देती है। पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं, तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तुमने पेट्रोमैक्स को जला दिया है। पंचलाइट की रोशनी से लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। कहानी का कथानक सजीव है। सीधे साधे अनपढ़ लोगों की संवेदनाओं को बाणी देने में रेणु जी समर्थ रहे हैं। इस कहानी में आंचलिक जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है। अब अथवा मान लो आप उसे नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करना है, तब आप लोगों को ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य की विवेचना कर देना है। तो दोनों में से आपको कोई एक करना है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दें। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। पर इसमें कह रहा है कि मुक्ति यज्ञ खंड काव्य की कथा वस्तु का उल्लेख कीजिए, और अगर इसे नहीं कर पा रहे हैं तो मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के आधार पर इसके नायक की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। फिर अथवा क्या करना है, सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर द्रौपदी चीरहरण की कथा अपने शब्दों में लिखना है। अथवा सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर उसकी नायिका का चरित्र चित्रण करना है। जो आपके जिले का आवंटित खंड काव्य होगा उसी के हिसाब से आपको करना है, ये भी ध्यान रखना है। 3rd नंबर में कह रहा है रश्मिरथी खंड काव्य के आधार पर कुंती का चरित्रांकन कीजिए, अथवा रश्मिरथी खंड काव्य के 5म सर्ग की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। 4था नंबर कह रहा है कि आलोक वृत्त खंड काव्य के किस सर्ग में नमक सत्याग्रह का वर्णन है, उस सर्ग का
कथा सार प्रस्तुत कीजिए। अथवा आलोक वृत्त में कौन सा चरित्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों करता है, उसकी प्रमुख चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। मतलब आपको दोनों चीज़ बताना है कि कौन सा है और क्यों है। फिर जो त्यागपथी खंड काव्य के द्वितीय सर्ग की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। चलिए देख लेते हैं भैया। त्यागपथी खंड काव्य के द्वितीय सर्ग में हर्षवर्धन की अपने पिता की मृत्यु के बाद भ्रातृ प्रेम और राज्य के प्रति कर्तव्य की भावना के साथ राज सिंहासन संभालने के लिए संघर्ष का वर्णन है। यह सर्ग उसके व्यक्तिगत सुखों और महत्वाकांक्षाओं को त्याग कर अपने विशाल साम्राज्य को और प्रजा की भलाई के लिए समर्पण को दर्शाता है, जहां वह राजा के रूप में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार भी हो जाता है। सिंहासन की स्वीकृति हर्षवर्धन अपने पिता की मृत्यु के बाद बड़े भाई को राज्य सौंपना चाहता था, लेकिन भ्रातृप्रेम और अपने व्यक्तिगत सुखों को त्याग कर वह राज्य के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए तैयार हो जाता है। अगर त्याग की भावना में देखें तो त्याग की भावना क्या कह रहा है कि यह सर्ग हर्षवर्धन के हृदय से निकलने वाले त्याग के भाव को उजागर करता है, जहां वह अपने व्यक्तिगत सुखों का परित्याग कर राज्य और प्रजा के लिए समर्पित होने का निश्चय करता है। मान लो आप इसे नहीं कर पा रहे हैं तो अथवा भी है। अथवा में क्या कह रहे हैं कि त्यागपथी के आधार पर उसके प्रमुख नारी पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। प्रमुख नारी पात्र अर्थात राजश्री की बात हो रही है, और राजश्री का चरित्र चित्रण मैंने पूर्व कक्षाओं में पूर्व क्लासेस में करवाया है। तो चलिए अब देखते हैं 6वां नंबर इसमें। अब मान लो कुछ जिलों का है श्रवण कुमार, तो श्रवण कुमार के आधार पर करेंगे। खंड काव्य के संदेश सर्ग की कथा वस्तु लिखना है। अथवा श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर दशरथ का चरित्र चित्रण करना है। इस प्रकार से ये पीडीएफ आपका हुआ समाप्त। अब हम चलते हैं अगले वाले पर, और अगले वाले में आपको खंड खा यहाँ से शुरू हो रहा है। और खंड खा क्या कह रहा है? खंड खा 8 का है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो चलिए अनुवाद करने से पहले एक बार सभी लोग लाइक और शेयर करते रहिए। लाइक शेयर ज़बरदस्त करते रहिए और देखते हैं हम लोग कि क्या है। तो संदर्भ तो इसका आप लोग जान चुके होंगे कि संस्कृत भाषायाः महत्त्वम से लिया गया है। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणञ्च सुनिश्चितम। संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्यंच वर्तते। उसके गद्य और पद्य में सुंदरता यानी लालित्यम अर्थात आकर्षण, भावबोध यानी भावों को समझने का सामर्थ्य, अद्वितीय श्रुति माधुर्यंच वर्तते और अद्भुत सुनने में मधुरता है। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थम यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयम ददाति। जितना क्यों ना जितने भी बहुत से लोगों के चरित्र निर्माण में जैसी सत्प्रेरणा संस्कृत भाषा देती है, ना तादृशीम किंचिदन्यत, वैसी और अन्य कहीं भी नहीं है। मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते। मतलब मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में की गई है, नान्यत्र तादृशी वैसी अन्य कहीं भी नहीं हुई है। दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनसूया, क्षमा, अन्य चाने के गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायन्ते। दया, दान, शौचम मतलब स्वच्छता, औदार्यम मतलब उदारता, अनुसूया मतलब ईर्ष्या न करना, क्षमा और अन्य अनेक गुण इस साहित्य के कृपा से ही प्राप्त हो सकते हैं। तो संदर्भ क्या है बच्चों कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के कौन से पाठ से लिया गया है?
तो संस्कृत भाषाया महत्वम नामक पाठ से लिया गया है। चलिए इसका आप लोग चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट कर सकते हैं हिंदी वाले का। और अब हम लोग चलते हैं अथवा, मान लो आप उसे नहीं कर पा रहे हैं तो इसे कर लेना भैया। महापुरुषाः लौकिक प्रलोभनेषु बद्धाः नियत लक्ष्यान्य कदापि भ्रंशयन्ति। मतलब महापुरुष लौकिक प्रलोभनों में बंधकर अपने निश्चित लक्ष्य से कभी भी भ्रमित नहीं होते हैं। देश सेवा अनुरक्तो अयम, देश सेवा में संलग्न ये युवा उच्च न्यायालय से परिधि, उच्च न्यायालय की परिधि में अस्थातुम ना शक्नीत, मतलब स्थित नहीं रह सके। जान चुके होंगे कौन से पाठ से है, तो ये आपका है महामना मालवीय नामक पाठ से। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के महामना मालवीय नामक पाठ से लिया गया है। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति अन्ये राष्ट्रनायके सह सोऽपि देशस्य स्वतंत्रता संग्रामे अवतीर्णः। मतलब पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि अन्य राष्ट्र नेताओं के साथ वह भी देश की से स्वतंत्रता संग्राम में उतर आई। देहल्यां त्रयोविंशतितमे कांग्रेसस्याधिवेशने अयम अध्यक्ष पदम अलंकृतवान। देहल्या मतलब दिल्ली में, त्रयो मतलब तीन, विंशति मतलब 20, यानी तमे यानी 19वीं शताब्दी में। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी में यानी 1923 में कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्ष पद को अलंकृत किया। इसका हिंदी अनुवाद अगर आप लोग करना देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। इसके बाद में हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या खा पर। उससे पहले एक बार सभी लोग जोरदार तरीके से क्लास को अगर अब तक लाइक नहीं है तो लाइक कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी करते रहिए। चलिए लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। खा नंबर के बाद दिए गए श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। मतलब जो सुखार्थी अर्थात सुख चाहने वाले को, कुतो विद्या मतलब विद्या कहाँ, विद्यार्थिना सुख, कुतो विद्यार्थिना सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ, मतलब सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, अगर सुख चाहते हो तो विद्या की त्याग करो। विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, और अगर विद्या चाहते हो तो सुख का त्याग कर दो। इस प्रकार से यहाँ पर बच्चों क्या देखा गया, ये आप लोग जानते हैं सुभाषित रत्नानी एक पाठ है, ये उसी में से लिया गया है। तो संदर्भ तो आपका ऐसा हो जाएगा कि प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश होना चाहिए या श्लोक होना चाहिए हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से सुभाषित रत्नान नामक शीर्षक से लिया गया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो कर लीजिए, अथवा मान लो उसे नहीं कर पा रहे हैं तो इसको कर लीजिएगा। नामे रोचते भद्रम वा उलुकस्याभिषेचनम, अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। तो मुझे इस उल्लू का अभिषेक, राज्याभिषेक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बिना क्रोध के इसका मुख देखो तो क्रोधित होने पर कैसा होगा। ये आपका उलूक जातकम वाले पाठ से लिया गया है, आप कर लेना, अनुवाद हमने बता दिया है। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 कह रहा है निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आंखों में खून उतर आना मतलब क्या होता है, अत्यधिक क्रोधित होना। तो अपने पिता का अपमान सुनकर उसके आंखों में खून उतर गया, मतलब बहुत क्रोधित हो गया। दूसरा नंबर क्या कह रहा है, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, मतलब क्या होता है भैया, मतभेद होना, अर्थात कोई भी किसी दूसरे से सहमत नहीं है तो क्या हो जाएगा, मतभेद होना। यानी सभा में सबका अपनी अपनी डफली अपना अपना राग था, हर कोई अपनी अपनी बात को लिए अलाप रहा था। फिर इसमें थर्ड नंबर कह रहा है कि ईंट से ईंट बजाना मतलब कड़ी चुनौती देना। उसने अपने शत्रुओं की ईंट से ईंट बजा दी। और आगे नाथ न पाछे पगहा,
आगे नात न पाछे पगहा, इसे आप लोग करके बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए, या वैसे ही बताइए कि क्या होता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है, अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या है? यह सत्य है कि उम्र के अंतिम पड़ाव पर वरिष्ठ नागरिकों को अपनी अनेक शारीरिक व्याधियां सिर उठा लेती हैं, परंतु वह उनकी वास्तविक समस्या नहीं है। उनकी वास्तविक समस्या मानसिक है। यह मान लिया जाता है कि अब व्यक्ति शारीरिक और मानसिक श्रम के योग्य नहीं रहा, चाहे वह स्वस्थ ही क्यों ना हो। जैसे ही कोई व्यक्ति अधिक उम्रदार होता है, लोग यही समझ लेते हैं कि अब तो ये बीमार हो गए, अब इनके अंदर बल नहीं रहा। जैसे ही व्यक्ति की आर्थिक उपयोगिता में कमी आती है, वह सामाजिक रूप से भी अनुपयोगी मान लिया जाता है। वह समाज एवं परिवार की नज़रों में बोझ, अनुपयोगी तथा फालतू मानने से उसे मानसिक पीड़ा होती रहती है। चलिए प्रश्न देखते हैं क्या है। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि वरिष्ठ नागरिकों की वास्तविक समस्या क्या है। तो भैया उनकी वास्तविक समस्या मानसिक है। शारीरिक व्याधियां तो उम्र के अंतिम पड़ाव पर आ ही जाती हैं, लेकिन समाज और परिवार उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से अनुपयोगी मान लेते हैं, जिससे उनको मानसिक पीड़ा होती है। कोई भी ऐसा हो तो जाहिर सी बात है उसे मानसिक पीड़ा तो होगी ही। दूसरा प्रश्न इसमें से पूछ रहा है कि वरिष्ठ नागरिक की सामाजिक रूप से अनुपयोगी क्यों मान लिया जाता है। तो जैसे ही उनकी आर्थिक उपयोगिता में कमी आती है, समाज और परिवार उन्हें बोझ, अनुपयोगी और फालतू समझने लगते हैं, जबकि कई बार वे स्वस्थ और सक्षम भी होते हैं। इसके बाद में अब हम लोग चलेंगे इसके थर्ड वाले पर। थर्ड वाला क्या कह रहा है बच्चों? तो थर्ड वाला कह रहा है, एक मिनट, हाँ, थर्ड वाला कह रहा है कि वरिष्ठ नागरिक को क्या क्या मानने से मानसिक पीड़ा होती है। तो जब उसे बोझ माना जाता है, अनुपयोगी और फालतू मानने से मानसिक पीड़ा उसे होती रहती है। अथवा मान लो आप उसे नहीं कर पा रहे हैं तो इसे कर लेना, भाषा संस्कृति की संरक्षक एवं वाहक होती है। भाषा की गरिमा नष्ट होने से उस स्थान की सभ्यता और संस्कृति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक देश, क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक देश की पहचान का एक मजबूत आधार उसकी अपनी भाषा होती है, जो अधिक से अधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के रूप में व्यापक विचार विनिमय का माध्यम बनकर ही राष्ट्रभाषा, यानी यहाँ राष्ट्रभाषा का तात्पर्य है पूरे देश की भाषा का पद ग्रहण करती है। राष्ट्रभाषा के द्वारा आपस में संपर्क बनाए रखकर देश की एकता एवं अखंडता को भी कायम रखा जा सकता है। हिंदी देश की संपर्क भाषा तो है ही, इसे राजभाषा का वास्तविक सम्मान भी दिया जाना चाहिए। अब प्रश्न पूछ रहा है कि संरक्षक और वाहक शब्दों के अर्थ क्या होते हैं। तो भैया संरक्षक मतलब जो किसी चीज़ की रक्षा करता है, उसकी देखभाल करता है, और वाहक का अर्थ होता है जो किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, उसे आगे बढ़ाता है या उसे प्रसारित करता है। फिर दूसरा कह रहा है कि लेखक के अनुसार राष्ट्रभाषा से क्या तात्पर्य है। तो लेखक के अनुसार राष्ट्रभाषा का अर्थ है पूरे देश की भाषा, जो अधिक से अधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली हो और व्यापक विचार विनिमय का माध्यम बनकर देश की पहचान का मजबूत आधार बनने वाली हो, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही राष्ट्रभाषा कहते हैं। थर्ड नंबर इसमें कह रहा है कि देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है। तो देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए राष्ट्रभाषा के माध्यम से आपस में संपर्क बनाए रखना बहुत आवश्यक है। यानी सभी को एक ऐसी भाषा, यानी हिंदी, यहाँ पर हिंदी की बात हो रही है, का प्रयोग करना चाहिए जो संपर्क भाषा और राजभाषा के रूप में सम्मानित हो सके। इस प्रकार से बच्चों आपका ये प्रश्न 10वां कंप्लीट हुआ। एक बार सभी लोग लाइक और साथ ही साथ शेयर भी करते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए। चलते हैं प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो सही अर्थ में क्या है भैया? मेघ और मेध।
तो क्या होगा, बादल और कील होगा, या बादल और यज्ञ होगा, या काला और बुद्धि होगा, या बादल और चर्बी होगी। तो मेघ मतलब चर्बी होता है, मेघ मतलब बादल, यानी बादल और चर्बी आपका दा वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। फिर दूसरा इसमें कह रहा है निर्वाण और निर्माण। निर्वाण मतलब मृत्यु और बनावट होगा, या फिर बाण रहित और माण रहित होगा, या मोक्ष और रचना होगा, या फिर रचना और मोक्ष होगा। तो निर्वाण मतलब मोक्ष, महापरिनिर्वाण महात्मा बुद्ध वाला पढ़े होंगे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, और मोक्ष उसी को कहा जाता है। और रचना, निर्माण मतलब रचना, तो आपका सा वाला विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसका खा नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो सही अर्थ लिखना है। और देखिए हम दो, सबका दो दो अर्थ बता दिए। जैसे पंचानन का अर्थ होता है शिव और सिंह, अज का अर्थ होता है बकरा और ब्रह्मा, कौशिक का अर्थ होता है विश्वामित्र और पक्षी। तो इस प्रकार से सभी शब्दों का हमने दो दो अर्थ देखा, जबकि हमें किसी एक शब्द का ही करना था। गा नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द सही, मतलब सही शब्द का चयन करके लिखिए। जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहेंगे, या गरीब कहेंगे, या फिर भिक्षुक कहेंगे, या तुच्छ कहेंगे। जिसके पास कुछ नहीं होगा उसे क्या कहेंगे बच्चों? तो जिसके पास कुछ नहीं होगा उसे अकिंचन कहा जाएगा। आ वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर इसमें आप लोगों से दूसरे में कह रहा है कि वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया गया हो। तो क्या होगा? अनुमति पत्र होगा, या आज्ञा पत्र होगा, या अधिपत्र होगा, या परिपत्र होगा। तो जिस पत्र में कोई काम करने का अधिकार दिया जाता है उसे अधिपत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिपत्र। घा नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो क्या भैया, याज्ञवल्क्य ने कहा, याज्ञवल्क्य ने कहा कि आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है। तो पहली बात तो इसमें विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं, दूसरी याज्ञवल्क्य नहीं है, याज्ञवल्क्य है। याज्ञवल्क्य ने कहा आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है। फिर कह रहा उसने कहा कि मैं चार भाई है, तो मैं चार भाई है नहीं, हम चार भाई हैं। क्या होगा? उसने कहा कि हम चार भाई हैं। फिर कह रहे हैं कि आपकी पुत्री प्रज्ञा गुणवान महिला है। तो भैया गुणवान पुल्लिंग विशेषण है, और विशेषण क्या होता है? विकारी शब्द होता है। तो उस आपकी पुत्री प्रज्ञा गुणवती महिला है, गुणवती होना चाहिए। फिर प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है, तो तलवार की नोक नहीं, तलवार की धार होना चाहिए। इस प्रकार से आपका ये सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है श्रृंगार रस अथवा शांत रस का लक्षण और एक उदाहरण लिखिए। तो उत्तर देख लीजिए। जब आश्रय के हृदय में रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न होकर विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। जैसे लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन ललचाने, हर से मन जनु निधि पहचाने। क्या कह रहे हैं? ये उस समय की दृश्य है जब पुष्प वाटिका में भगवान श्री राम फूल तोड़ने के लिए जाते हैं, तो सीता माता भी उसी समय भवानी की पूजन करने के लिए जाती हैं। और क्या कहती हैं? उनकी सखियां उन्हें लता की ओर से भगवान श्री राम का दर्शन कराती हैं। उस समय का ये परिदृश्य है। खा नंबर में कह रहा है कि अनुप्रास अलंकार अथवा रूपक अलंकार का लक्षण और उदाहरण लिखिए। तो चलिए देखते हैं भैया। जब काव्य की पंक्ति में अक्षर की आवृत्ति बार बार हो, किसी अक्षर की आवृत्ति बार बार हो, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरण तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाई, इसमें ता अक्षर की आवृत्ति हुई है। केला की कलेऊ देत कालिकासी काल को, इसमें का अक्षर की आवृत्ति हुई है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, इसमें चा अक्षर की आवृत्ति हुई है। तो ये सभी अनुप्रास के उदाहरण थे। 12 का गा नंबर कह रहा है कि दोहा छंद अथवा चौपाई छंद का लक्षण और उदाहरण लिखिए। तो दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। कैसा बच्चों? अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबर विमल जसु, जो दायक फलचार। तो श्री गुरु चरण सरोज रज, ये आपका क्या है? ये आप लोगों का पहला चरण है। तो देखिए श्री में 2 हो जाएगा,
गुरु में 1 1 हो जाएगा 4, चरण में 3 मात्राएं तो 4 3 7, फिर सरोज में 3 2 1 मतलब 1 2 1 यानी कि 4 मात्राएं, 7 4 11 और रज में 1 1 यानी कि 2 मात्राएं। कुल मिलाकर के 13 मात्रा हुई। ऐसे ही जब आप जोड़ेंगे तो सबकी मात्राएं अलग अलग हो जाएंगी। चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर संविदा पर लेखपाल पद की नियुक्ति हेतु अपने जनपद के जिलाधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखिए। अथवा मान लो उसे नहीं कर पा रहे तो इसे कर लेना, अपनी गली की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम की स्वास्थ्य अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखिए। चलो लिख देते हैं नगर निगम को। सेवा में नगर निगम अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, गोंडा, उत्तर प्रदेश। विषय क्या है? विषय क्या है? तो विषय है अपनी गली की नालियों की समुचित सफाई की व्यवस्था करने हेतु प्रार्थना। माननीय महोदय या महोदया जो भी है, सविनय निवेदन है कि मैं, अब यहाँ पर आपको नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि आप चाहें तो लिख सकते हैं। आपके नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या कुछ भी यहाँ पर डाल दीजिए, 24 25 10 12 2 4 5 कुछ भी, कि गली, अब यहाँ पर गली का नाम आप डाल दीजिए, कोई भी गली, कोई यहाँ पर आपका एड्रेस चेक करने नहीं आएगा। मैं रहता हूँ, पिछले कुछ दिनों से हमारी गली की नालियाँ जाम हो गई हैं और कूड़ा कचरा, गंदा पानी सड़कों पर फैल रहा है। इससे न केवल बीमारियों का खतरा बढ़ गया है, बल्कि दुर्गंध और गंदगी के कारण स्थानीय निवासियों का रहना मुश्किल हो गया है। आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारी गली की नालियों की समुचित सफाई और रख रखाव का कार्य करवाने की व्यवस्था की जाए, ताकि हम स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण में रह सकें। धन्यवाद। आपका निवासी काखागा। डेट यहाँ पर परीक्षा वाला डालेंगे, अर्थात 18 फरवरी वाला डालेंगे। इसी के साथ हम लोगों का ये प्रश्न हुआ कंप्लीट। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। लास्ट प्रश्न है, एक बार सभी लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। कौन सा विषय है? मानव कल्याण में रोबोट की भूमिका। रोबोट यानी यंत्र मानव। नई शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख विशेषताएं। और क्या है? विद्यालय में पुस्तकालय का महत्व और भारतीय चुनाव प्रणाली। चलिए हम लोग देखते हैं मानव कल्याण में रोबोट यंत्र यानी यंत्र मानव की भूमिका। प्रस्तावना में, आज का युग विज्ञान और तकनीकी का युग है। रोबोट या यंत्र मानव ने हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए कई क्षेत्रों में कदम रखा है, चाहे वह स्वास्थ्य हो, उद्योग हो, शिक्षा हो या फिर आपदा राहत। रोबोट अब मानव कल्याण के लिए अहम भूमिका निभा रहे हैं। अब देखते हैं बच्चों रोबोट क्या है। तो रोबोट क्या है भैया? रोबोट एक ऐसी मशीन होती है जो प्रोग्रामिंग के जरिए खुद से या मानव के निर्देश पर कार्य कर सकती है। इसमें सेंसर, मोटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल होता है, जिससे वह अपने आसपास के वातावरण को समझकर निर्णय ले सकता है। भूमिका क्या क्या है? तो मानव कल्याण में अगर हम रोबोट की भूमिका देखें तो स्वास्थ्य सेवा में सर्जरी रोबोट यानी दा विंची है। न्यूनतम इन्वेसिव सर्जरी में मदद करते हैं, जिससे मरीज जल्दी ठीक हो जाते हैं। टेलीमेडिसिन रोबोट में दूर दराज इलाकों में डॉक्टरों की पहुंच को बढ़ाते हैं। और क्या करते हैं? सैनिटाइजेशन रोबोट में देखें तो कोविड-19 के समय अस्पतालों और सार्वजनिक स्थानों को कीटाणु मुक्त करने में उपयोग हुए थे। आपदा राहत और बचाव में देखें तो भूकंप बाढ़ में खोजबीन यानी रोबोट मलबे में फंसे लोगों को ढूंढकर उनकी स्थिति बता सकते हैं। अग्निशमन रोबोट बात करें तो जहां आग या जहरीली गैस हो वहां मानव की जगह रोबोट भेजे जाते हैं। कृषि क्षेत्र में देखें तो क्या है? ड्रोन और कृषि रोबोट में फसल की निगरानी करना, बीज बोना, कीटनाशक दवाओं छिड़काव करते हैं, जिससे उत्पादन बढ़ता है। उद्योग और विनिर्माण की बात करें तो उद्योग और विनिर्माण में क्या क्या है? अस्वस्थ वातावरण जैसे कि जहरीली गैस, उच्च तापमान में काम करने वाले रोबोट हैं, मजदूरों की सुरक्षा बढ़ाते हैं। ऑटोमेशन में क्या है? उत्पादन की गति और गुणवत्ता में सुधार। फिर क्या है? शिक्षा और अनुसंधान में अगर हम लोग देखें
तो स्टेम या शिक्षा यानी कि रोबोटिक्स किट्स के से बच्चे विज्ञान और प्रोग्रामिंग सीखते हैं। लक्ष्मण रोबोट की बात करें तो दिव्यांग छात्रों की सहायता के लिए। और रोबोट के लाभ अब देखिए, रोबोट के लाभ में क्या है, सटीकता और विश्वसनीयता, मानव से कम गलतियां, खतरनाक जगहों पर काम में मानव जीवन जोखिम से बचता है। 24 घंटे गुणे 7 यानी 24 घंटे सातों दिन कार्य क्षमता होती है, थकते नहीं हैं, लगातार काम कर सकते हैं। लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां कौन कौन सी हैं, जैसे कि बेरोजगारी का खतरा है, कुछ कार्यों में मानव की जगह रोबोट ले रहे हैं। नैतिक जिम्मेदारी है, एआई निर्णयों की जवाबदेही हो जाती है। प्रारंभिक लागत में छोटे देशों या संस्थाओं के लिए महंगे हैं। अब हम लोग देखते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या है, रोबोट तकनीकी का सही इस्तेमाल मानव कल्याण को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। हमें इस तकनीकी को अपनाते हुए इसके सामाजिक, आर्थिक और नैतिक पहलुओं पर भी ध्यान देना होगा, ताकि इसका लाभ सभी तक पहुँचे और मानवता की सेवा में रोबोट एक विश्वसनीय साथी बने। इस प्रकार से बच्चों ये मॉडल पेपर हम लोगों का कंप्लीट हुआ। और ऐसे ही समस्त क्लासेस को पाने के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पाने के लिए, अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलिए। क्लास को लाइक कीजिए, इसे आप अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वे भी इससे लाभान्वित हो सकें। और एक बात बिल्कुल भी ना भूलें, कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्लास कैसी लगी, और अगर कोई सुझाव है तो उसे भी बताइए। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो उसे भी आप कमेंट में पेस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर है तो उसे आप टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। आपका एक एक कमेंट मेरे लिए बहुमूल्य है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।